अपनी जान बचाई, इन्हें 1 लाख रुपए भी नहीं दिए, कर्मचारियों ने पैसे इकट्ठे करके परिवार की मदद करी। ये सारे के सारे पैसों को हड़प कर जाते हैं साथियों। तो ज्यादा लंबी चर्चा न करते हुए हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के रमेश छत्री है, राज्य सचिव है, वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद महासचिव में हमारे प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों की दिलों की धड़कन सतीश सेठी जी हमारे बीच में पहुंचे, वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे। उससे पहले 2 मिनट रमेश छत्री अपना समर्थन और सहयोग देंगे। साथी रमेश छत्री क्लरिकल यूनियन से भी है और सर्व कर्मचारी संघ के नेता भी साथी रमेश। मैं एक अपील है साथियों, बैठ जाओ जहां भी बैठो यार, अपन बैठे रहे। अरे जो ट्विटर क्या क्रांति क्या कहते हो भाई, वैसे जो कहते हो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस पसीना पड़ेगा उन्हें खून होंगे। अरे थोड़ा गांव में बैठ लो, खून तो बहुत दूर की बात है। बैठ जाओ जो भी साथी जहाँ बैठे, तो साथी अत्री अपनी बात रखी। आदरणीय आज इस प्रदर्शन के धन्यवाद अध्यक्ष साथी जयपाल गुड्डा जी, हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सतीश सेठी जी, राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्य और बहादुर कर्मचारी साथियों, आज ये धरना कोई शौक में लगा रखा है, कोई शौक में लगा रखा है। टीआईसी ने सारे कर्मचारियों की नाशा में लठ दे रखा है, इसलिए लगाना पड़ा है। तो साथियों, जिस आईसी ने हमारे लठ दे रखा है ना, ऐसा लठ दे खतरा हमारा रहा। तो जब तक ये आईसी शिष्टमंडल के साथ बातचीत नहीं करागा, जब तक चाहे कई दिन बीत जाओ धरना लगाओगे। और इसका समर्थन और सहयोग करने के लिए मैं क्लरिकल एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग आपके साथ रहेंगे। जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक आप लोगों का सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथी रमेश छत्री का। साथियों, 2 नारे सतीश सेठी जी से बोलने से पहले, और नारे की आवाज इस पहली मंजिल पर है, 70 कहीं दूर नहीं है, इस मंजिल के ऊपर उसके कानों में आवाज आनी चाहिए भाई। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल जिंदाबाद, किसका भाईचारा जिंदाबाद, अभी तो लिए लड़ाई है, प्रमुख अभियंता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जुर्म की टक्कर में अभी तो लिए लड़ाई है। धन्यवाद साथियों। अब आपके बीच में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश के महासचिव, 3 लाख कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे नेता सतीश सेठी जी अपनी बात रखेंगे। साथियों, तो अपील है, जो दूसरी साइड के अंदर एक समानांतर स्टेज चला दी, वो ठीक नहीं है। वो साथी नारेबाजी बंद करते हैं। एक बार बीच में जो साथी बैठे हैं ये बैठ जाए। सतीश सेठी जी एक मुख्य संदेश देंगे। तमाम साथियों से अपील है कि आराम से बिना नारेबाजी करे थोड़ी देर के लिए आप सेठी जी का संदेश सुनेंगे। बैठ जाए प्लीज सारे साथी। बहुत सारे साथियों की हमारे पास शिकायत आती है कि हमारी मांग सर्व कर्मचारी संघ के मांग पत्र में नहीं है। आज आपका जो पूरा मांग पत्र है हमारे सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव से बात रखेंगे और निकट भविष्य में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इस सरकार के साथ जैसे अनुयायी इरीगेशन के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। सर्व कर्मचारी संघ अपने राज्य सम्मेलन में हरियाणा सरकार के खिलाफ जो आंदोलन करेगा उसमें आपकी तमाम मांगों को सर्व कर्मचारी संघ शामिल करेगा। सतीश सेठी की बात तमाम साथी बैठ के ध्यान से सुने। पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की बात जो आज हरियाणा सरकार से चली उसके बारे में छोटी बात करेंगे। तमाम साथी शांति से बैठ के उनकी बात सुनेंगे। आपके इस विशाल आक्रोश प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे हमारे पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के राज्य प्रधान साथी जयपाल गुड्डा जी, जनरल सेक्रेटरी साथी जरनैल सिंह जी, और आपके यूनियन से ही हमारे केंद्रीय कमेटी में वरिष्ठ साथी शीलक राम जी, साथी कृष्ण शर्मा जी,
और यहाँ पे विशेष रूप से पब्लिक हेल्थ के हमारे क्लैरिकल के नेता साथी रमेश अत्री जी, तमाम अन्य संगठनों के पदाधिकारी और तमाम प्रदेश से आए हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के क्रांतिकारी साथियों, सबसे पहले मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से जो आप ये EIC की तानाशाही के खिलाफ यहाँ उनके दफ्तर पे ये घेराबंदी करके बैठे हो, इसके लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से आप साथियों को क्रांतिकारी मुबारकबाद देता हूं। मैं सुबह से सुन रहा था ये जो EIC की इरिगेशन की जो तानाशाही है, कोई सेवा नियम को नहीं मान रहे, कोई इस विभाग के कानूनों को नहीं मान रहे। हम ये कहना चाहते हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये कहता है, EIC साहब हमारी लड़ाई तो थी सरकार से, लेकिन ये जो आप तानाशाही व्यवहार हमारे सिंचाई विभाग के जो साथी हैं, हमारे जो पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का जो पदाधिकारी है, इसके खिलाफ जो आप ये व्यवहार शुरू कर रहे हो, ये किसी भी सूरत में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी जब हम शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, मैं साथियों से पूछ रहा था कि क्या EIC साहब का कोई मूड है बात करने का, लेकिन जो साथियों ने बताया बातचीत तो क्या करने, EIC साहब फील्ड के अंदर ईमेल से सूचना मांग रहे हैं कि कौन कौन कर्मचारी आज के इस प्रदर्शन में भाग ले रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जहां आपके इस व्यवहार की निंदा करता है, वहीं ये कहना भी चाहता है, ये यूनियन ने फैसला लिया है, यहां हमारा पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, अंदर इस विभाग में काम करने वाला कर्मचारी भी है, हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है उस EIC जो इरिगेशन का है उसकी कुर्सी से, उस कुर्सी पे बैठने वाले उस अधिकारी के व्यवहार से, उसके तौर तरीकों से। इसलिए ये पुलिस प्रशासन भी, स्थानीय प्रशासन भी भाई उन अधिकारी से बात कर ले, जब तक हमारे से सम्मानजनक व्यवहार से बात नहीं होगी, हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। ये फैसला साथियों ने, तो इससे जिस भी साथी को, चाहे वो प्रशासन का कर्मी है, इस दफ्तर का कर्मी है और आने जाने वाले साथी हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिम्मेवार नहीं, उस दिक्कत के लिए जिम्मेवार है इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन। अब जो दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, सुबह से जो चर्चाएं चल रही हैं, ये जो सर्विस रूल होते हैं ना, सर्विस रूल, हमारे इस विभाग का वो एक संविधान है। इसका मतलब तो क्या हुआ कि हमारा जो संविधान है इस विभाग का, हम सब कर्मचारियों पे लागू होता है,
ये EIC उस संविधान को नहीं मानता, यही मतलब है। और इसको अगर आप गंभीरता से देखें, इसकी तुलना करके, इसका भी कसूर नहीं है। ये जो इतना जो मैकेनिकल वर्कर यूनियन, जो सर्व कर्मचारी संघ की रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ जो ये टकराव का रास्ता अपनाना चाह रहा है, इससे साफ है। एक वो पंजाबी में गाना है, पंजाबी समझते हो ना, तू नहीं बोलती तेरे च तेरा यार बोलता। तो वो यार कौन है इसका? और खट्टर का भी यार कौन है? अरे यार तुमने तो कमाल कर दिया वाकई भाई। शीलग्राम जी मलिक, बधाई है भाई तमाम साथियों की इस राजनीतिक जागरूकता। क्यों? ना तो देश का जो प्रधानमंत्री है वो संविधान को मानता, ना प्रदेश का मुख्यमंत्री वो संविधान को मानता, तो भाई फिर इस EIC से क्या उम्मीद है कि ये भी मानेगा? और ये सच्चाई है कि ये कहीं ना कहीं इसके सीधे तार इस बीजेपी से जुड़े हैं, और इस बीजेपी को जो चलाने वाली जो RSS है, उससे इसके तार जुड़े हुए हैं। बैठिए बैठिए सर। और यही क्या फर्ज बनता था? फर्ज इनका ये बनता था, ये जो साथी फटी ले रहे हैं सुबह से मांगों की, कैनाल गार्ड को क्लास 3 का दर्जा दो। ये फर्ज बनता है हमारे EIC का, ये काम करने। तमाम जो हमारा गेज रीडर है, तमाम हमारा जो कैनाल गार्ड है, इसके वेतन की बढ़ोतरी की बात करता। और क्या काम था? अभी बता रहे थे साथी कि हमारे संघर्ष के दबाव में पब्लिक हेल्थ के EIC ने वो जो कौशल रोजगार निगम के बारे में लिख के दिया कि हम अपने कर्मचारी को बाहर नहीं जाने देंगे, इस कौशल रोजगार निगम में नहीं जाने देंगे। तो इनका यह फर्ज बनता था कि मेरे, चाहे वो इस दफ्तर के अंदर काम करने वाला कोई कच्चा कर्मचारी है, चाहे सिंचाई विभाग में काम करने वाला कोई कच्चा कर्मचारी है। अभी जो साथी मलिक रख रहे थे, हम हैं जो नहरों की सुरक्षा, नहरों पे काम करने वाले जो हम लोग हैं, तब EIC है, तब ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें बैठने वाले लोग हैं। हम नहीं होंगे तो इनकी भी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये फर्ज बनता था कि तमाम जो कच्चा कर्मचारी है कि साथियों आप लड़िए, मैं भी प्रयास करूंगा कि आप कौशल रोजगार निगम में ना जाएं। ये फर्ज बनता था, लेकिन काम सारे उल्टे कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कौन नहीं चाहता? हरियाणा की सरकार नहीं चाहती कि कौशल रोजगार निगम भंग हो, इसलिए EIC भी नहीं चाह रहे, क्योंकि यार है इनके, वो इनके अंदर यार बोल रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं EIC साहब, बाद में दे दिए भाई मोटर, जितना मर्जी जोर लगा ले। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा आप तमाम मैकेनिकल वर्कर यूनियन के साथियों को। आज का ये विशाल प्रदर्शन EIC ने
इस प्रदेश की बीजेपी और जजपा के गठबंधन सरकार को भी चेतावनी है। क्या चेतावनी? कि ये कौशल रोजगार निगम भंग करो। तमाम कच्चे कर्मचारी को पक्का करो। जब तक पक्का नहीं करते, समान काम समान वेतन लागू करो। तो बधाई है साथियों को। और ऐसे इस मांग को लेके हम पंचकुला में 3 प्रदर्शन कर चुके हैं। ये तीसरा चौथा आपका है। इस इतनी ही संख्या का आए हुए हमारे नेता ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन भी करके गई है। हमारा नगर पालिका का कर्मचारी करके गया है। आज आप आए हो और ये सरकार को चेतावनी है। ये अकेले नहीं, अगर इन तीनों की संख्या आप इकट्ठी करके देखो तो ये बहुत बड़ी आपको चेतावनी है। इसको भंग करना ही पड़ेगा। दूसरी जो मैं बात कर रहा, अभी इसी 15 अगस्त को ये जो सर्विस रूल ना मानने की बात है, संविधान को ना मानने की बात है, इस 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से भाषण देते हुए क्या घोषणा किया? आपने टीवी में अखबारों में पढ़ा होगा। बहुत बड़ी घोषणा की है। कह रहे हैं आने वाले 25 साल तक ये देश अमेरिका के बराबर हो जाएगा, विकसित देश बन जाएगा। विश्व गुरु तो कह ही रहे थे, गुरु तो बन लिए, वो बाद में चर्चा करेंगे। विकसित बन जाएगा, अमीर देशों की गिनती में भारत का नाम होगा। अब जो समझने की बात है, मोदी साहब का भाषण और आपके EIC की तानाशाही एक जैसी है। कैसे बनेगा भाई? सीधा सा बात है, इस देश की जो 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें हम सब शामिल हैं, सबकी जेब में पैसा होगा। हमारे इस देश के लोग अमीर होंगे, रोजगार मिलेगा सबको, कोई दो राय नहीं, देश विकसित होगा। इस देश के तमाम वासियों को बेहतर और मुफ्त शिक्षा की गारंटी सरकारें देंगी, देश विकसित होगा। इस तमाम देश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेंगी, देश विकसित होगा, कोई दो राय। अब आप इन तीनों बातों की तुलना करके देखिए और इनकी नाटकबाजी को समझिए। रोजगार 2014 में आए थे, क्या कहा? हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब तक कितने को मिल जाना चाहिए था? 8 साल हो गए, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। मैं भाषण नहीं दे रहा, इनकी बात सिर्फ आपको याद करवा रहा हूं, पता आपको भी है, थोड़ा भूल जाते हैं हम, इंसान का स्वभाव है। 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लोकसभा में क्या कहा? सर्व कर्मचारी संघ के आंकड़े नहीं, सरकार के आंकड़े हैं। 8 साल में मात्र 7 लाख को रोजगार दिया और ये कहा
22 लाख लोगों ने अप्लाई किया और जो खुद सरकार के आंकड़े हैं 30 लाख से ज्यादा पद सेंटर के महकमों में खाली पड़े हैं। तमाम 22 के 22 लाख को अगर रोजगार दे भी दिया जाता तब भी पद खाली बचने थे नहीं। बन जाएगा भाई अमीर देश और विकसित देश, हाँ या ना? दूसरा फिर क्या कह रहे हैं? और घर झंडा लहराएंगे, बसें भी लीप के रख दी 13 से 15 तारीख तक। इस EIC के भी आदेश थे, सारे कर्मचारी अपने घरों पे झंडा लहराएं। अरे मोदी साहब, EIC साहब, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं। हमारे पूर्वज जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी वो तो सदियों से जब अंग्रेजों के हमने यहां से भगाया था तब से इस तिरंगा का सम्मान कर रहे हैं। जो तिरंगे को नहीं मानने वाले वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और EIC हमें समझा रहे हैं कि सम्मान करो। मैं इस पे ज्यादा चर्चा ना करते हुए सिर्फ इतनी की बात कहना चाहूंगा। ये साथी बड़े वहां मैं देख रहा था, हर एक साथी मूवी बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, अच्छी बात है। सोशल मीडिया का जमाना, सब आप गूगल चला रहे हो, गूगल पता है ना भाई। एक काम करना, यहां से इस प्रोग्राम जितने दिन भी चले, जब आप फारिग हो या रात को फारिग हो, गूगल पे सर्च करना, बस इतना लिखना है केस नंबर 176 नागपुर, ये लिख देना। इस देश प्रेमियों का, इस बीजेपी का, इस RSS का पूरा इतिहास आ जाएगा। लेकिन जो साथी नहीं चलाना जानते मैं बता देता हूं। जैसे ही आप ये लिखोगे 4-5 पेज की पूरी हिस्ट्री आएगी। और उसी हिस्ट्री में क्या है, ये जो बीजेपी को चलाने वाला RSS, नाम सुने है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, पहले निक्कर पहनते थे, अब पैंट पहनते हैं। हाँ चलो जो भी था, उनका दफ्तर है जैसे आपका PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन का दफ्तर है या EIC का दफ्तर है, उनका अपना दफ्तर है नागपुर में। वहां 26 जनवरी 2001 तक, 1947 में देश आजाद हुआ था, 2001 तक तिरंगा नहीं लहराया। 26 जनवरी 2001 को 3 युवा दुखी होके उस बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं और तिरंगा लहरा देते हैं। ठीक किया कि गलत किया? सही कर दिया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं RSS वाले, जो आज हमें शिक्षा दे रहे हैं घर घर में फहराओ, जब इनके घर पे लहरा दिया दोस्तों, मुकदमा दर्ज करवा दिया। और वो मुकदमा, ये मैं प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, जो आज इन बीजेपी की सुरक्षा में लगे हुए हैं, इनके अधिकारियों के जो चमचागिरी करते हैं उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। 12 साल मुकदमा चला, 12 साल ये कहते रहे ये गलत किया है इन जवानों ने। 2013 में कोर्ट ने उनको बरी किया है कि नहीं, इनका कोई गुनाह नहीं है, भगवा से ऊपर तिरंगा है, लहरा सकते हैं। और कई के दिमाग में आ गया होगा, मुसलमान होंगे वो जिन्होंने झंडा लहराया। ये नाम आप देख लेना, तीनों हिंदू थे, तीनों हिंदू युवा थे। तो ये है इनका चरित्र। और अभी ये तो मैं 15 अगस्त की, थोड़ा लंबा चला गया, परसों 24 तारीख को, 23 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी साहब ने, अखबारों में आ रहा है कल, फरीदाबाद के अंदर
एक प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता माता, क्या नाम है उसका, 2600 बेड का, एशिया में पहला, पूरे एशिया के अंदर पहला हॉस्पिटल बना है जिसमें 2600 बेड हैं। और ऐसे सिर झुका रहा है जैसे 2014 में लोकसभा में सिर झुका के अंदर बढ़ा था। हम सब ने, आपने भी ताड़ियां मारी थी कि यार बेहतर प्रधानमंत्री मिल गया, ऐसा तो पहले नहीं कभी देखा। और क्या करें, क्या संदेश कि शिक्षा और स्वास्थ्य PPP मॉडल होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अब हर जिला में अस्पताल खोले जाएंगे। बाबा इसको सिरसे वाले को भी दे दिया एक हॉस्पिटल, तुम भी खोल ले। बाबा रामदेव को भी दे दिया, खोल ले। सारे बाबियों को भी दे दिए, सारे प्राइवेट कंपनियों को भी दे। और सबसे बड़ा, ये आपसे जुड़ा हुआ है, वो चर्चा कर रहे थे, पी&आर, ये 3 विंगों का हमारी यूनियन है। पी&आर को टोल खा गए। हजारों की संख्या में जब हम भर्ती हुए ना, मैं शिक्षा विभाग में काम किया करता था, बेलदार सड़कों पे मिला करते थे, पीडब्ल्यूडी वाले साथी बैठे हुए, बेलदार टोकरी और कसी उसके साइकिल के पीछे होती थी, खाकी वर्दी पाके और अपना कारकोल और साथी वो साथ रखता था। आज कहीं नजर आ रहा है वो बेलदार? खत्म कर दिया गया है। पब्लिक हेल्थ, ये जो मांग कर रहे हैं, कर्म कम्युनिटी को पक्का करो, पंचायत ऑपरेटर को पक्का करो, जॉब वर्क को भी पक्का करो। ये 1991 से पहले नहीं थे, बाद में आए हैं सारे। और अब तो तमाम जो हमारे ट्यूबवेल हैं वो सब पंचायतों के हवाले किए जा रहे हैं, नगर निगमों के हवाले किए जा रहे हैं। और ये सिंचाई, इसकी तो पूरी चर्चा तमाम ठेकेदारों के हवाले कर दी, और भ्रष्टाचार का जो एक तमाम जिक्र साथी अभी कर रहे थे, ये तो हुआ। अब आपके ये तीनों विंग, मैं पूछ रहा था साथी आपके प्रधान जी से कि भर्ती कब से नहीं हो रही? एक 10 में बता रहे, 9 में बता रहे हैं सिंचाई विभाग में, एक 12 में बता रहे कैनाल गार्ड वाले। 10 साल हो गए, लास्ट की भी अगर भर्ती की बात करें, भर्ती नहीं हो रही तो भाई कितने दिन चल जाएगा ये महकमा? क्या दिन ना चल रहा भाई। और ये यही नहीं, आप पे समय मिले किसी साथी के पास, यहां प्रिंटिंग प्रेस है हरियाणा की, 30 साल से भर्ती नहीं हुई, 30 साल से प्रेस पे ताला लगने वाला है। ये उठा गए, ये साथी प्रेम गलोड़ी आ रहा था, उठा के अंदर आपसे मिलता जुलता काम है, पानी का, सीवरेज का, 30 साल से भर्ती नहीं उठा के अंदर। दूसरा काम था, प्लाट काटते थे, बेचते थे उनको नोबले, उठा के सेक्टर, वो सारे का सारा प्राइवेट जो रियल एस्टेट है उनको दे दिया, पानी सीवरेज तमाम निगमों के हवाले कर दिया। 30 साल से भर्ती नहीं तो बच देगा भाई उठा उठा, ताला लग गया, ताला कह रहे जी पेंशन का प्रबंध कर दो प्रधान जी, पेंशन नहीं मिल रही। वो साथी आपके रोहतक के वहां बोल रहे थे, मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ, पी&आर के अंदर 9 महीने से हमारा जो नॉन रेगुलर कच्चा कर्मचारी है, तनख्वाह नहीं मिल रही। ये स्थिति एक जो बनी हुई, ये तमाम विभागों को बंद करने की नीति। कल वो हॉस्पिटल की जो बात कर रहा था, अब यहां जो कच्चा कर्मचारी बैठा है,
इसको तो कोई मेडिकल का लाभ मिलता नहीं भाई, कच्चे कर्मचारी को, पक्के को मिलता है। क्या होता है, क्या मांगा है प्रधान जी? कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करवाओ, कहता है ना पक्का कर्मचारी। 5 बीमारियों की हो गई और अब हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया जिसकी भी इनकम 1,80,000 रुपए, सारे आयुष्मान भारत में इलाज करवा सकते हैं 5 बीमारियों का। अब इस सरकार की साजिश समझिए। अब मान लो सारे प्रदेश, हरियाणा की आबादी 3 करोड़ के लगभग है, अगर सारों की 3 करोड़ की आयुष्मान में इलाज होने लग जाए, कहां होता है आयुष्मान का इलाज? कैशलेस कहां होता है पता है आपको? प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है। अगर सारे प्रदेश के लोग अपना इलाज प्राइवेट में करवाने चले जाएं, सरकारी की कोई जरूरत रहेगी? जरूरत है कोई नहीं, ताला लग जाएगा। पब्लिक हेल्थ के बीएनआर के सिंचाई के ताला लगने वाला है, स्वास्थ्य के ताला लगने की तैयारी लग चुकी है। और कल मुख्यमंत्री ने भाई प्रेस वार्ता करी है, वो सुनी होगी। क्या करें? हमारे प्रदेश में 40,000 मास्टरों की कमी थी कल से पहले, 40,000। आज 26 तारीख है, 24 तारीख को 40,000 मास्टरों की कमी थी और 25 तारीख को 15,000 रह गए। 15,000 रह गए। मैं नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री कह रहे। ये जादू देखो इनका, जुमलेबाजी। कह रहे 40 थे और हमने ये पोर्टल चला दिया, 15 रह गए। और उसका तरीका देख लो इनका। भर्ती तो नहीं की, भर्ती तो करें अगले में करेंगे, तरीका क्या है? और मुझे तो हंसी आ रही है। मैं आज सुबह ये संघ के साथी है, इनके साथ बैठा था। मतलब कि सारा दोष केंद्र वाले मोदी इस पे, नेहरू पे, और यहां वाले कांग्रेस सरकार के। कह रहे कांग्रेस सरकार पता है कैसे स्कूलों की गिनती करती थी? खट्टर घर है, कैसे करती है बता भी रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं। जैसे एक गांव है, कोई भी आपका गांव, उसमें प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है। कह रहे ये वो गिनती किया करते थे 1 2 3, और मैं कह रहा हूं 1 स्कूल नहीं करा कोई बंद कराया, वो गिनती गलत करते थे, मैंने गिनती ठीक कर दी। मैंने 1 2 3 की बजाय कह दिया 1, और टीचर 25,000 की कमी पूरी होगी 15। समझे आप? एक स्कूल में 2 पोस्टें खाली पड़ी थी, एक स्कूल में 1 फालतू था, फिर अगले में खाली थी, सारों को मिला दिया, 1 फालतू हो गया। वो कमी थी वो खत्म होगी, और वो कमी अब कहां जाएगी? जो हमारे बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में थे ना, कि नौकरी मिल जाएगी पब्लिक हेल्थ में, स्वास्थ्य में, मास्टरी में, वो खत्म हो गया। और भाई उस गेट का भी ध्यान रख लियो, जो फिर वो खटरगांव सारे का 10-20 लोग जरूर बैठ गए। शाबाश, हाँ शाबाश, बैठो बैठो। तो भाई ये क्या हो गया? 15,000 स्कूल थे, खुद मान रहे, कह रहा मैंने गिनती ठीक कर ली, अब 9800 रह गए। और सर्व कर्मचारी संघ आज ये कह रहे अगले साल ये 5800 रह गए, अगले साल ये 2400 रह गए, और फिर आने वाले समय में एक भी नहीं रहेगा। ये आज हम सर्व कर्मचारी संघ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं?
बच्चे होंगे तो स्कूल चलेगा। सरकार खुद कह रही है, चिराग योजना लेके आई कि भाई प्राइवेट में पढ़ो, फीस हम देंगे। सरकारी में बच्चा पढ़ेगा, फीस आप दोगे, प्राइवेट में पढ़ेगा, फीस सरकार देगी। और बड़ी साजिश के तहत आपके महकमे पे, सिंचाई पे, जन स्वास्थ्य पे ये बड़े हमले होते हैं। अब आप किसी अस्पताल में इलाज करवाने जाओ ना, कोई ऑपरेशन करवाना पड़ जाए, छोटा सा भी कोई गांठ निकलवानी पड़ जाए, 2 मिनट, ऑपरेशन करवाने के लिए 2 डॉक्टरों की जरूरत होती है। एक सुन करने वाला, जहां से कोई चीज निकालनी है ना, सुन करते हैं, सुन, उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया का डॉक्टर। एक होता है सर्जन। अस्पतालों में पता क्या है, जहां पे होश करने वाला डॉक्टर है वहां सर्जन नहीं, जहां सर्जन है वहां पे होश करने वाला नहीं है। ऐसे ही स्कूलों में जहां साइंस का मास्टर है वहां साहब वाला नहीं है, जहां साहब वाला है वहां साइंस वाला नहीं है। ऑपरेशन करवाने गए, फलाना डॉक्टर नहीं है जी, प्राइवेट में जाओ। स्कूल में गए, मैथ का, हिसाब का मास्टर नहीं है जी, और कहीं देख लो। फिर ना कहना कि हमारे बच्चे का नुकसान हो गया। कौन दोषी है इसके लिए? सरकार दोषी है। हम किसको दोष दे रहे हैं? मास्टर पढ़ाते नहीं, डॉक्टर काम नहीं करते, और आपका तो पक्का इलाज पानी, और ये सारा ये पानी जो हम पी रहे हैं ना, ये भाई इसको आ गई ना बोतल, आ गए ना कैंपर है, और पैसे ला दिए। तो पहले आपकी टंकियों में लिखा हुआ है जल ही जीवन है, और अब क्या करें? सरकार की कोई ठेकेदारी नहीं। जिसको पानी चाहिए पैसा खर्चो, बोतल ले लो, पैसा खर्चो, कैंपर घर पे मंगवा लो, कोई जरूरत नहीं पब्लिक हेल्थ। शिक्षा लेनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, स्कूल खुले हैं, पैसे खर्चो, ले लो। इलाज करवाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दिए हैं, आपका बीमा करवा दिया है, इलाज करवाओ, हमारी सरकार की कोई जिम्मेवारी। और यही महकमे तो हैं जहां तमाम लोगों को रोजगार मिलता है। ये बिजली के नेता बैठे हैं, यहां बैठा था, अभी सुन रहा था। आप भी बिजली के मीटर लग रहे हैं कि नहीं घर में लग रहे? ऐसा कोई नहीं, सबके घर लग रहे हैं। तैयारी है भाई, इन पुलिस वाले साथियों में ये भी हैं, हाँ, खंबे में लग रहे हैं। अब आगे और सुन लो, फैसला हो गया, अब मोबाइल की तरह बिजली मिलेगी रिचार्ज कराने पे। 2 महीने इंतजार कर लो, 500 रुपए डलवाओगे, 500 रुपए की बिजली ले लो। जैसे ही 500 खत्म, 450 पे फोन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि भाई रिचार्ज करा ले। और नहीं तो भाई फिर अपना वो, अब तो मिट्टी का तेल भी बंद हो गया, नहीं मिलता। बिजली भी आपसे बहुत से बाहर पहुंचेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, इतना आपने सुना है, रोजगार हमें नहीं दे रहे, शिक्षा हमारी छीन ली, स्वास्थ्य हमारा छीन लिया, पीने का पानी आप नहीं दे रहे, बिजली आप महंगी दे रहे हो। रोड करे गडकरी ने ये बड़ा काम बेहतर कर दिया। मैं कई साथियों से पूछता हूँ, गडकरी ने इतने रोड बना दिए, प्रधान जी बल्ले बल्ले करवा दी, करा चाहे कुछ भी है। लेकिन चल के देखो, आज भी रैली में आए होंगे ना, शीलत राम को फोन कर रहे, प्रधान जी टोल फ्री करा दो ना। पूछ के देखना ड्राइवर से कितने पैसे लेगा टोल के, बसों के। 1800 रुपए एक बस के। रोड बन गए, वो रोड इस देश के गरीब लोगों के लिए नहीं,
वो बड़े बड़े अंबानी और अडानी या बड़े पूंजीपति जिनको पैसे की परवाह ही नहीं, उनके लिए रोड बने हैं। ये स्थिति, इस स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भाई ये विश्व गुरु तो छोड़ो, बन जाएगा अमीर देश क्या? बर्बाद, गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। और इसके अलावा यही नहीं, इन 8 सालों के अंदर 11 लाख करोड़ रुपया हमने तो देखे नहीं भाई, किसी ने ना, आपने तो क्या देखने थे, किसी ने भी नहीं देखे जो जितने हम यहां खड़े हैं। 11 लाख करोड़ रुपया जब से मोदी साहब आए हैं अब तक 8 साल का आंकड़ा बता रहे हो। बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया, पट्टे खाते में डाल दिया अपने सरकारी बैंकों का, जिसमें आप लोगों का, गरीब जनता का पैसा था। वो जन धन बैंक खाते जो वो सारा ड्रामाबाजी हुई थी, सबसे इकट्ठा करके माफ कर दिया। 13 कंपनियां बच गई थी, तो उनमें भी वो 13 और आगे कह रहा जी हमारे 5 लाख करोड़ रुपए ये भी करो। उनके लिए फिर एक और स्कीम लेके आए। बैंक वालों से पूछना अगर आपका कोई रिश्तेदार हो, हेयर कट, हेयर कट मतलब अंग्रेजी का शब्द है बाल काटना। हेयर कट स्कीम लेके आए। उस स्कीम में क्या है, आइए कह रहा बैठते हैं और कितना आप दे सकते हो बात करते हैं। 5 लाख करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ लेके 3.5 करोड़ लाख माफ। ये है हेयर कट योजना। यही नहीं, कारपोरेट टैक्स 34% से 22 पे और 15 पे लेके आते हैं। अमीर अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गया है। और हम क्या कर रहे हैं, जो नारा लगाते हैं ना, वोट हमारा, क्या कहते हो, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब आप तो दे रहे हो वोट वोट, और वो ले जा रहे हैं नोट। और इसका फर्क क्या हुआ, हम पूछना चाहते हैं मोदी साहब, खट्टर साहब। आज इस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। 80 करोड़ लोग, 130 करोड़ में से आधे से ज्यादा जो ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते, जो ना अपना इलाज करवा सकते, इन चमचमाती रोडों पे चलना तो बहुत दूर की बात। 5 किलो राशन, उस पे भी मोदी और योगी की फोटो छपती है। ये पकड़ो, खट्टर की छपती है। और अडानी अंबानी ये माफी से एक की तो बढ़ गई 350%, और अडानी की दौलत बढ़ गई 700%। और ये जो बाबा रामदेव था ना, जो साहब ला के जिसने बताया था कि मोदी आएगा, काला धन आएगा, सबको 15-15 लाख रुपए देंगे, इसका इतिहास देख लो। 2014 से पहले का डिफाल्टर था, डिफाल्टर भाजा था। और आज दुनिया के 100 अमीर देश में से एक बाबा जी है। 100 देश पूरी दुनिया में जो बाबा जी। तो इन हालात में हम कहना चाहते हैं, हम कभी भी विकसित नहीं हो सकते। क्यों ड्रामा कर रहे हो? और असल में जो उद्देश्य है, जो काम करना चाहिए, सरकार किस लिए चुनते हैं? सरकार इसलिए चुनते हैं हमारे शिक्षा की व्यवस्था करे, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, हमारे रोजगार की व्यवस्था करे, हमारी समस्याओं का समाधान करे। अब हम यहाँ तो कह रहे हैं कुणालगढ़ को 3 क्लास का दर्जा दो,
गेजर रीडर को भी तृतीय श्रेणी में शामिल करो, वेतन विसंगति दूर करो। साहब बैठे एसी में मौज कर रहे हैं, और जब वोट देने की बात आती है, मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा। 2019 के अंदर साफ हो गई थी बीजेपी, एक वो कांड हो गया, कौन सा था वो, पुलवामा, जिसमें हमारे देश के नौजवान जो सैनिक से शहीद हो गए और उनकी पेंशन नहीं थी, एनपीएस के कर्मचारी थे, वो शहीद हो गए। भाई ये बंद कर दो, अब तो कोई ना आए ना जाए। हाँ बस अब ये हो गया जितना होना था। हाँ अब कोई नहीं आएगा ना कोई जाएगा। हमारी पुलिस प्रशासन से भी अपील है, या तो उनको कहो कि सद्बुद्धि ने सम्मान पूर्वक हमारे से बात करे, और अगर नहीं करते तो भाई फिर ये हम ना जब अंदर जा सकते तो कोई फिर बाहर भी। जिंदाबाद तो वो कांड हो गया, उसकी आज पोल खुल गई, किसने करवाया किसने नहीं करवाया तमाम आपके सामने है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जब हम गए अपने कर्मचारी को बता रहे थे याद करो ना जी, प्रधान जी छोड़ो रेगुलराइजेशन, हमें नहीं पक्का होना, पुरानी पेंशन बाद में करवा लेंगे, पहले देश, क्योंकि देश का नारा ला दिया राष्ट्रवाद, देश बचेगा तो प्राणी बचेंगे। बच लो भाई। अब इसका रास्ता क्या है? समस्याएं तो बता दी, रास्ता भी क्या है? रास्ता है, और वो रास्ता दिखाया है हमारे बुजुर्गों ने किसान आंदोलन में, कि जो कहा करते थे कि जो मोदी ने कह दिया वापस नहीं होगा। खट्टर सबसे पहले बोलता था, खट्टर ने बोला, और इसका जो चेला पक्का गृह मंत्री विज साहब उससे पहले बोला करते थे। क्या हुआ फिर? 1 साल के बाद कह रहे जी माफी दे दो। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमने सर्व कर्मचारी संघ ने इस आंदोलन से सीखा है, और वो ये सीखा है कि अगर हम व्यापक एकता से लगातार संघर्ष को चलाएं तो जीता जा सकता है। सहमत हो भाई? और मुझे खुशी है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डियां संघ की, वो इस व्यापक एकता के साथ अब लगातार आंदोलन की तरफ बढ़ रही है। अब इसके साथ जो किसानों ने और सिखाया, वो सिखाया है राजनीतिक जागरूकता। हम भी बड़े नारे लगाया करते थे, पूंजीवाद हो बर्बाद, इंकलाब जिंदाबाद, आज भी मार रहे थे। इंकलाब का मतलब है ये अकेला जोश नहीं भरता। इसकी किताब लिखी है पूरी भगत सिंह के समय की, पूरी किताब 500 पन्ने की, वो पढ़िए। इंकलाब का सही में अर्थ जो है वो है इस व्यवस्था में परिवर्तन। क्या परिवर्तन? अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा। जो वोट देके हम सरकारों को चुन रहे हैं, जो ये अफसर बैठे हैं जिनकी जिम्मेवारी हमारे प्रति है, हम सड़कों पे बैठे हैं, वो मौज कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ये है इंकलाब। अपनी पेंशन, मंत्री की अपनी पेंशन है, ईआईसी की अपनी पेंशन है। हम कह रहे हैं उच्च कर्मचारी को पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो, नहीं चलेगा। हमारी व्यवस्था पहले होगी, फिर अधिकारी की और फिर मंत्री की होगी। चाहते हो ये बदलाव? ऐसा होना चाहिए ना? तो इसके लिए उस किसानों से सबक लेते हुए, देखा ना आपने, काम काम में अडानी और अंबानी के पुतले जला दिए और सिद्ध कर दिया ये मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। ये खट्टर और ये विज, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजी को चलाने वाले कॉर्पोरेट्स हैं। ये तो
वो डुगडुगी बेचारे हैं, ये तो डांस कर रहे हैं, देख लिया ना। तो हमें भी इस राजनीतिक जागरूकता की तरफ बढ़ना होगा। इन पार्टियों के चरित्र देखने होंगे, कौन सा राजनीतिक दल है। अब तो सारे देख लिए, 86 में सर्व कर्मचारी संघ बना था, अब तक सारे आ लिए, और कुछ तो बीजेपी के साथ मिलके मिट्टी में मिल गए। इसकी बारी है जजपा वाले की भी तैयारी है इसकी। सबका चरित्र अब आपके सामने, कौन आपके साथ खड़ा है उसकी पहचान कीजिए। कौन कारपोरेट के चंदे से चलता है उसकी पहचान कीजिए। और आखिरी जो बात, कुर्बानी का जज्बा। अब आपने व्यापक एकता भी कर ली, आप लगातार आंदोलन भी कर रहे हो, आपकी राजनीतिक जागरूकता भी आ गई। ये इतनी जल्दी मानने वाले नहीं, ये इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं है। ये सोच रहे हैं बैठा ही ऐसी अभी कि अब क्या करूं क्या ना करूं, बड़ा कोई षड्यंत्र रचेगा, बातचीत भी करनी पड़ेगी, कोई तो राय नहीं, हम करेंगे भी। लेकिन कहना चाहते हैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने और मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने कभी भी कर्मचारी के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। सबसे पहले हमारा कर्मचारी है, फिर कोई अफसरशाही है। तो वो कुर्बानी का मादा कैसे जीते किसान, कुर्बानी देते। 750 किसान शहीद हुए। और मेरे तो एक जब वो जीत मिल रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, एक पंजाब के बुजुर्ग की सिख परिवार से थे, उनकी एक वीडियो आई थी, कहते ये जीत जेड़ी हैगी है ना, ये हंजी हासिल नहीं होती, मेरा पुत मैं गुआ के जीत हासिल की, मेरा जो बच्चा था वो शहीद हुआ, तब जाके मुझे ये जीत हासिल हुई है। तो मेरी अपील है हम कुर्बानी के लिए तैयार रहें। जब ये हो जाएगा चारों, तो भाई कोई दूर नहीं, ये चाहे कनाल गार्ड की बात हो, चाहे गेज लीडर की बात हो, चाहे कौशल रोजगार की हो, चाहे प्राणी पेंशन की हो, ये महकमे को बचाने की हो, हम जीतेंगे। चल भाई, तुम्हारे साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। हाँ जी, सहमत है भाई इस बात से? तो भाई अगर बात से सहमत हो, अब मैं कर रहा हूं समाप्त, कर दूं तो थक गए, चलेगा? चलो और साथी बोलेंगे।